नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब संसद जो विधायिका थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग साथ साथ लोकसभा राज्यसभा के बारे में जाने, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग संसदीय प्रस्ताव और विधेयक के बारे में जाने। अब दोस्तों क्या करना है, हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। मैं दोस्तों आपको जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के उसको अलग अलग पार्ट में करके सोच रहे हैं पढ़ाने का। तो पहले लोकसभा पढ़ाएंगे, उसके बाद राज्यसभा, और बाकी जो बचेगा दोस्तों वो तीसरे पार्ट में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा देंगे, ताकि आप आसानी से समझ सके कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं दोस्तों। तो इस क्लास में दोस्तों हम लोग लोकसभा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, जो आपके रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम जितने भी हुए हैं 2024 से पहले, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, आपको बताना है कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। मतलब लोकसभा का चुनाव जो होता है दोस्तों, तो उसमें किसी व्यक्ति की आयु, चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपका है उसमें पूछा गया आपसे कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, अगर कभी आप भूल भी जाइएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट है और कितना है, अगर संख्या याद भी नहीं है, लेकिन कभी प्रश्न पूछ देता है आपसे किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं, तो हमारे देश में जो लोकसभा एवं राज्यों में जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सीटों का बंटवारा होता है दोस्तों, वो किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर। तो मतलब जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होती है दोस्तों, वहाँ पर लोकसभा की संख्या या राज्यसभा की संख्या दोस्तों, जो आपका सीट होता है वो उतना ही अधिक होता है दोस्तों। तो हमारे भारत में जो लोकसभा का सीटों का जो आवंटन होता है दोस्तों, किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो इस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे भारतीय राज्यों में किस राज्य के पास सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट या राज्यसभा या विधानसभा सीट हो, किसके पास होगा, तो आपका यूपी के पास, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश के जनगणना के आधार पर है। जो लोकसभा के सीटों का बंटवारा हुआ है दोस्तों, वो किस जनगणना के आधार पर हुआ है, तो 1971 का जनगणना जो हुआ था दोस्तों, उसके द्वारा हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो लोकसभा या आपका राज्यसभा की सीट है दोस्तों, उसको 2001 तक क्या कर दिया गया था, स्थिर कर दिया गया। मतलब 2001 तक लोकसभा या राज्यसभा की सीटों को दोस्तों बढ़ाया नहीं जाएगा दोस्तों। बाद में इस 2001 जो आपका है समय सीमा, इसको क्या कितना कर दिया गया है, तो 2026, मतलब 2026 तक दोस्तों अभी लोकसभा राज्यसभा की जितनी सीटें हैं वर्तमान में, जितने आप देख रहे हैं पढ़ते हैं, उतना ही रहेगा दोस्तों। 2026 के बाद इसमें कुछ परिवर्तन आने की गुंजाइश है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है, लोकसभा में राज्य वर्ष सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ये आपका बता दिए, पहले 2001 था, उसको बढ़ा करके अब 2026 तक कर दिया गया दोस्तों। 2026 तक ये क्या रहेगा, यथावत, मतलब कि जैसा अभी वर्तमान में देख रहे हैं लोकसभा की सीटें, जनसंख्या कितना ही बढ़ जाए उसमें कोई परिवर्तन दोस्तों होने वाली नहीं है 2026 तक। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने संबंधित है। तो जो दोस्तों बात कर ले, तो यहाँ पर 2 संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, जिसके द्वारा क्या हुआ था, लोकसभा की संख्या में वृद्धि की गई थी दोस्तों। तो पहले जो लोकसभा के सीटों की संख्या दोस्तों वो 500 थी। कितनी थी, 500 थी। बाद में क्या होता है, आपका 7वां संविधान संशोधन होता है, कितने नंबर का, 7वां नंबर का। इसमें क्या होता है, 25 संख्या और मतलब 25 सीटें या संख्या बोल दीजिए और बढ़ाया जाता है। बाद में फिर दोस्तों क्या होता है, फिर आपका 31वां संविधान संशोधन होता है। इसके बाद क्या होता है, जो 525 हुआ था दोस्तों, इसमें कितने की वृद्धि कर दी जाती है, 20 सीटों की और वृद्धि कर दी जाती है दोस्तों। तो कितने हो जाते हैं, 545 लोकसभा का। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 7वां और आपका 31वां। आगे हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525, जो आपका 7वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, बढ़ाकर 545 कर दिया था। बता दिए कौन सा संशोधन, तो 31वां संविधान संशोधन। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा दिमाग में। आगे बात करते हैं कि लोकसभा की वर्तमान संख्या क्या है। अभी वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान में अभी 543 है, जिसमें से 530 आपके राज्य से निर्वाचित होकर के आ रहे हैं और 13 आपके दोस्तों कितने आ रहे हैं, तो आपके
यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश वहाँ से आ रहा है। तो कितने हो गए? 543 हो गए दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? मतलब जो लोकसभा में यूटी से कितने सदस्य लोग चुन करके आते हैं, तो उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? 20 है। कितनी है? 20 है। मतलब कि 530 आपको राज्य से आना है और 20 कहाँ से आता है? आपका यूटी से आता है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो 530 तो राज्य से आ रहे हैं, लेकिन जो यूटी से 20 आना चाहिए दोस्तों, 20 नहीं आ रहे। कितने आ रहे हैं? तो 13 आ रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमको बताना कितना हो सकता है, तो 20 हो सकता है। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि आम चुनाव, मतलब आम चुनाव जिसको हम लोकसभा चुनाव कहते हैं दोस्तों, 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? मतलब कि आपको सिंपल समझिए कि लोकसभा में राज्यों का कितने प्रतिनिधित्व होते हैं। तो लोकसभा में राज्यों द्वारा कितने चुन करके आते हैं? तो 530 सदस्य चुन करके दोस्तों आते हैं। 20 आपके यूटी से आते हैं। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? हम बता दिए थे कि एससी और एसटी जो जाति हैं इनके लिए क्या किया गया? लोकसभा में सीटों का दोस्तों आरक्षण किया गया है। एससी के बारे में बात करें तो 84 सीट है दोस्तों इनके लिए आरक्षित, और एसटी के लिए 47 सीट है। वहीं दूसरी ओर बात करें हम आपका एंग्लो इंडियन, जो अनुच्छेद 331 में बात करता है, इसके लिए 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के बारे में था, लेकिन इसको 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया दोस्तों? खत्म कर दिया गया। लेकिन हम यहाँ एंग्लो इंडियन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें किसकी बात करना है? एसटी एससी के बारे में बात करना है। तो कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 330 में। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब कि आपके एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तभी बताएं आप कितने हैं? तो 84 है अनुच्छेद 330 के द्वारा दोस्तों। आगे बात करते हैं कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। बता दिए कि लोकसभा क्या है? ये अस्थायी सदन है। जिस तरह से राज्यसभा का स्थायी सदन है, मतलब उसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या होता है दोस्तों? इसको भंग किया जा सकता है। भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन किसके सिफारिश से? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा का दोस्तों भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हो, कभी कभी दोस्तों यहाँ प्रधानमंत्री ना देकर क्या देगा आपको? मंत्रिपरिषद देगा। तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक किन किन परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती है? कौन कौन सी परिस्थिति है जो लोकसभा की बैठक को खत्म कर सकता है? तो स्थगन, इससे लोकसभा की बैठक खत्म होती है। सत्रावसान, ये भी खत्म करता है। विघटन, ये भी करता है। मतलब उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है। स्थगन कौन कर सकता है? सबसे पहले समझिए कि स्थगन दोस्तों कर सकता है जो पीठासीन अधिकारी होगा, मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, क्या करते हैं? उनको अधिकार होता है स्थगित करने का, मतलब कि सदन को स्थगित करने का, कुछ समय के लिए हो या कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए या अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकते हैं? वो स्थगित कर सकते हैं संसद को, मतलब कि लोकसभा के बैठक को दोस्तों। तो स्थगन कब पूछेगा? स्थगन मतलब मान लीजिए लोकसभा में बैठक चल रही है और कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं, परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण क्या होता है? अध्यक्ष को लोकसभा को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ता है। तो स्थगन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। शस्त्रावसान, शस्त्रावसान का मतलब होता है दोस्तों लोकसभा की बैठक को खत्म करना। बता दिए थे कि लोक अनुच्छेद 85 के बारे में जब पढ़ाया था, बताया था वहाँ पर लोकसभा को बुलाने का काम, उसको खत्म करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शस्त्रावसान मतलब लोकसभा की बैठक को दोस्तों क्या करना है? खत्म करना है। लोकसभा की बैठक को खत्म कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर बता दें स्पीकर करते हैं, यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं विघटन। तो विघटन कौन करता है? तो ये आप विघटन आपका बताएं अभी कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। लोकसभा का दोस्तों विघटन या भंग इसी को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? मतलब कौन ऐसे संवैधानिक पद हैं जो लोकसभा के सत्र को शस्त्रावसान, जिसको हम लोग बताएं, खत्म करने का अधिकार किनके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। राष्ट्रपति के पास विघटन और शस्त्रावसान करने का, आहूत करने का है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ स्थगित कर सकते हैं लोकसभा को। अब बात करते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल तो पता है क्या होता है? अगर बहुमत में है सरकार तो 5 साल तक चलता है। अगर बहुमत में नहीं तो क्या होगा? उनका 5 साल से पहले उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ा सकता है। ये गलत है दोस्तों। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाती है, भी गलत है। आपातकालीन घोषणा के दौरान एक वर्ष में
एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है। मतलब कि बताए थे आपको कि जब आपातकाल की परिस्थिति आती है तब सरकार क्या कर सकती है, 1 वर्ष में मतलब एक समय में एक बार 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल दोस्तों बढ़ा सकती है। अगर ये आपातकाल खत्म होता है तो वो समय सीमा कितना होगा, 6 महीना से अधिक दोस्तों नहीं होगा। जैसे 1975 में आपातकाल हुआ था तो जो 5वीं लोकसभा थी दोस्तों, 5वीं लोकसभा, इसको क्या किया गया था, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो 5वीं लोकसभा दोस्तों 6 वर्ष के लिए गठित किया गया, मतलब 6 वर्ष के लिए क्या हुआ था दोस्तों, ये अपना 5वीं लोकसभा चली थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय। आगे बात करते हैं आपका कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते थे। लोकसभा के कम से कम दोस्तों सत्र की बात करें तो आपका वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। वर्ष में कितने बार बुलाया जाता है, 2 बार दोस्तों। 6 महीने का क्या होता है, अंतर होता है। 6 महीने के अंतर के बीच आपको 2 बार क्या करना है, सत्र को दोस्तों बुलाना है। आगे बात करते हैं कि लोकसभा के कोरम, कोरम मतलब होगा बैठक, गणपूर्ति, सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कि लोकसभा की बैठक के लिए कितने सदस्य उपस्थित रहेंगे ताकि क्या हो, लोकसभा की बैठक चल सके। तो बता दिए थे 1/10, मतलब 10% क्या होने चाहिए, सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक दोस्तों होगी। था क्या होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा उसको बैठक को खत्म कर सकता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कौन से राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा भेजता है। बता दिया, अगर आपको याद नहीं है राज्य का नाम तो याद रखिएगा, इतना भी याद कम से कम रखिए है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा भेजता है। कितना भेजता है लोकसभा में, तो 80 सीट है दोस्तों लोकसभा में। उसके बाद किसका है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का है 48। आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत के किस राज्य में लोकसभा या राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की सर्वाधिक संख्या है। तो आप पता है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा राज्यसभा के सीटों का बंटवारा होता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट करके आप याद रख सकते हैं। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र, मतलब लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, तो आपका लद्दाख है। यहाँ पर लगभग आपका इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ऊपर है। जी, इसीलिए इसको माना जाता है कि सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। सबसे छोटा बोलेगा क्षेत्रफल के अनुसार जो लगभग 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर है, वो दिल्ली का चांदनी चौक वाला निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों। दिल्ली का चांदनी चौक सबसे बड़ा बोलेगा तो आपका लद्दाख। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताना आपको कि लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। मतलब कि लोकसभा चुनाव में दोस्तों जो भी सदस्य शामिल होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, तो जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कितनी जमा करनी पड़ती है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 15,000 है, और जो भी मतलब कि लोकसभा चुनाव होता है, मतलब सांसद होते हैं उनके लिए कितना होता है दोस्तों, तो 25,000। 25,000 रुपये क्या करना, जमानत राशि के तौर पर दोस्तों क्या करना पड़ता है, या आरबीआई बैंक में या किसी भी जो भी भारत सरकार का आर्थिक क्षेत्र का कार्य कर रहा है वहाँ पर क्या करना पड़ता है, उसको जमा करना पड़ता है दोस्तों। तो किस कंडीशन में ये अपना जमानत राशि खो देगा, तो जब चुनाव होता है तो वैध मतों का 1/6 वोट अगर वो प्रत्याशी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो अपनी जमानत राशि खो दे। कितना, 1/6, याद रखिएगा। ऐसे हम शॉर्ट्स में भी दोस्तों पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो की बात करें दोस्तों, शॉर्ट्स में भी आपको इंपॉर्टेंट हम जॉब का हो गया, रिजल्ट हो गया, सब चीज़ नोटिफिकेशन को हम लोग टाइम टू टाइम डालते रहते हैं ताकि आप तक वो सूचना पहुंच जाए। और कुछ कुछ आपको फैक्ट्स भी डालते हैं दोस्तों, तो आप उससे भी कुछ कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों तो चुनाव नहीं हुआ था, वहाँ पर सर्वसम्मति से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो क्या किया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, संविधान लागू होता है। संविधान लागू हो जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, पहला आम चुनाव, मतलब लोकसभा का पहला आम चुनाव कब होता है दोस्तों, तो 1952 में होता है। 1952 में होता है लोकसभा का पहला आम चुनाव। अगर दूसरा बोलेगा तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिएगा, तीसरा बोलेगा तो इसमें 5 साल जोड़ दीजिएगा। मतलब कि पहला 1952, दूसरा 57, तीसरा 1962। तो हमको पहला की बात किया था कब हुआ था, 1952 में। अगर पहली बैठक की बात बोलेगा, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी चुनाव होने के बाद, तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को क्या हुआ था, ये पहली बैठक हुई थी दोस्तों। आगे बात करते हैं किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। बता दिए कि 6 वर्ष का। जब आपातकाल की स्थिति हुई थी, इंदिरा गांधी क्या की थी उस समय, जो 5वीं लोकसभा थी उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाई थी, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि आपातकाल की स्थिति में जो लोकसभा का कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सा होगा आपका 5वीं लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत का लोकसभा का अध्यक्ष, भारत में लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष,
वो क्या होते हैं, तो वो क्या मनोनीत होते हैं, तो ये आपका गलत है, मनोनीत नहीं होते हैं, चयनित होते हैं। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। क्या होता है, चयनित होते हैं, मतलब कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य क्या होते हैं, उनमें चयनित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के लिए दोस्तों। आगे बात करते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो कौन करते हैं निर्वाचन लोकसभा के स्पीकर का, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों उन्हीं में से क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है दोस्तों। तो संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्य मतलब इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाएगा, तो यह गलत होगा, सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पर। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल द्वारा या लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के जो भी सभी सदस्य हैं, मतलब कि जो भी विपक्ष भी हैं और पक्ष है, मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों क्या करता है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव में भाग लेता है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है, तो राष्ट्रपति लेते हैं, उपराष्ट्रपति लेते हैं, स्पीकर जो होते हैं दोस्तों ये नहीं लेते। मतलब लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि वो लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में दोस्तों शपथ लेते हैं। जब ये अध्यक्ष पद पर आते हैं तो इन्हें कोई शपथ की कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ती है। मतलब कि हमारे भारतीय संविधान में भी क्या है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके शपथ के बारे में किसी प्रकार का दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया। बाकी जितने भी देख रहे हैं वो उनके बारे में उल्लेख किया गया है। शपथ लेते हैं लेकिन वो आपके सामान्य सदस्य के रूप में लेते हैं, मंत्री आपका स्पीकर के रूप में दोस्तों नहीं लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष किसको देगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा दोस्तों। आगे बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं। बताएं कि हमारे भारत में कोई भी संवैधानिक पद हो, कैसा भी पद हो, वो क्या है, अगर उस पद पर कोई व्यक्ति आसीन हो गया तो वो मत समझिए क्या है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता। हमारे संविधान में अगर उसको बनाने का नियम दिया गया तो उसको हटाने के लिए भी दोस्तों क्या है, नियम है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री कोई भी हो। तो यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है दोस्तों कहाँ आता है, तो वो लोकसभा में ही आता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से क्या होता है, लोकसभा के सदस्य को दोस्तों हटाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं उनको उनसे क्या होता है, बहुमत पारित किया जाता है, और उनके लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनको हटाया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है दोस्तों, इसको हम लोग कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में समझ सकते हैं। मतलब जब भी नया जो आम चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपका 24 में हुआ, फिर आपका 29 में जब आम चुनाव होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो अध्यक्ष हैं अभी ओम बिरला जी हैं आपके 18वें लोकसभा के अध्यक्ष, वो क्या होते हैं, जब आम चुनाव होता है, नया आम चुनाव, तो वहाँ पर ये अध्यक्ष की जो उनका जो अध्यक्षता ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। और वहाँ पर जब नया आम चुनाव होता है तो सदस्य जब आते हैं, सरकार जब बनती है, तो उन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए क्या होते हैं, एक कार्यवाहक जो आपके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उनकी नियुक्ति होती है, जिसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, इनको याद रखिएगा। तो ये क्या काम करते हैं, तो जो नई लोकसभा आई सरकार बनाएगी तो उनके सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, तो शपथ दिलाने का ये काम करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर किसे सामान्यतः किसे नियुक्त किया जा सकता है। जो प्रोटेम स्पीकर जो दोस्तों नियुक्त किया जाता है, तो जो नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनमें से क्या होता है, एक को राष्ट्रपति क्या करता है, उनको नियुक्त करता है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा। ऐसे क्या होता है दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या आपके राज्यसभा में आपके सभापति होते हैं, वो अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति दोस्तों आती है कि जब क्या होता है, कोई प्रस्ताव पर लोकसभा में या राज्यसभा में क्या होता है, जब वोटिंग होती है तो मैच क्या होता है, या मैच बोलिए या वोटिंग बोलिए, क्या होता है, ड्रॉ हो जाता है, मतलब टाई हो जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, या राज्यसभा में आपके सभापति हो या लोकसभा में आपके स्पीकर होते हैं। इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद आपके 100 में दोस्तों किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा कि निर्णायक मत कौन देता है, तो लोकसभा में आपके लोकसभा अध्यक्ष देंगे और राज्यसभा में आपके सभापति देंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए इतने सारे एग्जाम में पूछा गया, आपके एनटीपीसी वाला भी आएगा, जब आ गया तो वहाँ भी दिखाएंगे आपको। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे, जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर, ये आपके पहले क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। इनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव भी दोस्तों आया था। कौन लाए थे, तो ये जेवी कृपलानी जी लाए थे, इनके खिलाफ लाए थे। कब, तो 1953 में लाए थे, इनको हटाने के लिए 21 सदस्यों के साथ। लेकिन वो प्रस्ताव दोस्तों पारित नहीं होता है।
अविश्वास प्रस्ताव किन्हीं के खिलाफ पहला आया था? तो जीवी मावलंकर के खिलाफ, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे पहले। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग वोट मतलब कि जो निर्णायक वोट है उनका प्रयोग कब करेंगे? तो जब वोट क्या होगा? बराबर होने के नाते टाई हो, मतलब जब टाई होता है तभी वो अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? तो बता दिए, प्रथम स्पीकर आपके जीवी मावलंकर थे। उनके खिलाफ क्या हुआ था? जीवी कृपलानी ने कब लाए थे? तो 1953 में 21 सदस्यों द्वारा मिलकर के क्या किए थे? इनके खिलाफ लाए थे, लेकिन वो पारित दोस्तों नहीं हो सका था। आगे बात करते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात करेगा तो मीरा कुमार, नाम है कुमार लेकिन याद रखिएगा महिला है। मीरा कुमार थे क्या? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। आगे बात करते हैं कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में होता है? एक लोकसभा क्या होता है दोस्तों? सचिवालय होता है। वो किसके देखरेख में होता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके देखरेख में दोस्तों क्या होता है? यह सचिवालय होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपका कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक के बारे में हम चर्चा किए थे। अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया संयुक्त बैठक? तो 108 में। संयुक्त बैठक किस विधेयक पर होता है? तो प्रधान विधेयक पर होता है दोस्तों। आपका संविधान संशोधन या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होता। बुलाता है कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो बताएं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष वो करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करते हैं? तो जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति दोस्तों ये क्या करते हैं? उसकी अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक के बारे में बताया था किस अनुच्छेद में है? 110 में है। तो कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा के दोस्तों अध्यक्ष क्या करेंगे? वही निर्धारित करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उन्हीं का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? तो पॉपुलर चैम्बर दोस्तों किसे कहेंगे? तो लोकसभा जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉपुलर चैम्बर के दोस्तों नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किया सकते हैं? तो एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं दोस्तों? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है आपका मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये भी ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद आपका 85 में, किस में है? अनुच्छेद 85 में उल्लेख किया गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कब आया, कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। दल बदल संबंधित है के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन करता है? मतलब कि कौन सदस्य अयोग्य है इसका निर्णय कौन करता है? तो जो लोकसभा के दोस्तों अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, क्या करते हैं? ये अपना निर्णय लेते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बताए थे, इसीलिए हम देखिए रिपीट इसीलिए आपको दिखाने के लिए किए थे। देखिए कितने सारे एग्जामों में दोस्तों कब कब पूछा गया, 21 हो गया आपका, 16 हो गया, 17 हो गया, 21, मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं आता दोस्तों, जो हम लोग पढ़ते हैं उसी में से आता है, भले ही हमें याद ना हो। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? मतलब वही भारतीय संसद मतलब कि लोकसभा के स्पीकर के बारे में बोल रहा है, तो अध्यक्ष के बारे में। तो कौन थे? तो आपके जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर दोस्तों। आगे बात करते हैं कि नवगठित जो नई लोकसभा आती है, पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बता दिए, जब नवगठित चुनाव हुआ, नई पार्टी सरकार बनाई या सरकार नई बन करके आई, तो वहाँ पर अध्यक्ष तो चुना गया नहीं गया है, लोकसभा का स्पीकर तो है नहीं, तो कौन करेगा अध्यक्षता? तो पहले बैठक की अध्यक्षता करता है दोस्तों कार्यवाहक जो अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, वही क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं, वही शपथ दिलाते हैं सभी सदस्यों को। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर व्यक्तिगत रूप से बोले तो आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, यही क्वेश्चन था दोस्तों लास्ट। कुछ क्वेश्चन अगर आपसे कुछ मिस हो गया होगा तो बताइए कमेंट करके। एक जैसे आपका हो गया लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, तो अनंत स्यानम का नाम याद रखिएगा। अनंतम स्यानम क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे लोकसभा के, जो बाद में दूसरे स्पीकर मतलब अध्यक्ष बनते हैं आपके लोकसभा के। बाकी सब पॉइंट इसमें दोस्तों हम समझा चुके हैं। अगर कुछ त्रुटि रहा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा क्लास? अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने मित्र या अपने जो आपके पास जो भी ग्रुप होगा वहाँ पर दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे
वैकेंसी दोस्तों आई है। और अगर बिहार के आप हैं तो बिहार में बहुत सारी भर्तियां आई हुई है, आ चुकी है और आने वाली भी है। और बिहार के एग्जाम में पता है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो आपका जीएस का ही रहता है, तभी तो हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटी का भाग 6 तक पढ़ा करके फिर कुछ दूसरा सब्जेक्ट को शुरू करें, ताकि दूसरे सब्जेक्ट पर दोस्तों आपका ध्यान जाए और आसानी से आप दोस्तों जीएस को धीरे धीरे आप पूरी तरह से कवर कर ले दोस्तों। तो क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट को आपको आसानी से दोस्तों समझाते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।